नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। मल्ला महल में आयोजित हो रहे लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ केंद्रीय सड़क और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले लिट फेस्ट में 30 से अधिक सत्र होंगे और उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के प्रख्यात लेखक, पर्यावरणविद और इतिहासकार इसमें शामिल होंगे। साथ ही रचनात्मक लेखन, कला और संरक्षण, लोक कला और फोटोग्राफी की कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। जिस प्रकार से पूरे कुमाऊं के अंदर अल्मोड़ा का इतिहास रहा है और ये इतिहास कुमाऊं की राजधानी के रूप में, और ये जिस स्थान में ये हो रहा है ये एक ऐतिहासिक स्थान है। कभी इस मल्ला महल से पूरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ये सारा कुमाऊं का जो क्षेत्र है उसमें नैनीताल, उधम सिंह नगर, उन सब व्यवस्थाओं को चलाने के लिए इस मल्ला महल में जो व्यवस्थाएं रहती थी उन व्यवस्थाओं के अनुसार संचालित होता था। और इसी को आधार मानते हुए अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन किया जा रहा है। और अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बुंगीधार के 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत रहे मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हुए और इसके अलावा कई विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर पूर्व छात्रों की भी वहां मौजूदगी रही। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड थली सैंड के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बुंगीधार के 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह तथा पूर्व छात्र संघ सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इसके अलावा आपको बता दें, विशेषज्ञता अतिथि के तौर पर जो है इस दौरान कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की भी मौजूदगी रही। वर्ष 1974 में विद्यालय में कक्षा 6 में पंजीकृत 44 छात्र सहित विद्यालय के शिक्षकों व पूर्व छात्रों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लोक गायिका हेमा नेगी करासी ने गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी। बुंगीधार जो हमारा अटल आदर्श स्कूल है, इंटरमीडिएट कॉलेज, उसका स्वर्ण जयंती समारोह में आज से गेस्ट आया था और हजारों लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं अपनी ओर से भी, क्षेत्रीय जनता की ओर से भी स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस बार मैंने इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से इंटरमीडिएट कॉलेज को मैं बना रहा हूँ। 54 लाख रुपए की लागत से उसका लय बनना है। 10 लाख रुपए की लागत से उसका जो है रसदार बाउंड्री वाल किया जाएगा। तो लगभग 3.25 करोड़ रुपए राजकीय इंटर कॉलेज बुंगीधार का इस पूरे चौथान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आज से 50 वर्ष पूर्व स्वर्गीय शिवानंद नौटियाल जी जब यहाँ से जनप्रतिनिधि हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री थे, उस समय उन्होंने बड़ी ऊंची लंबी सोच के आधार पर यहाँ पर इस इंटर कॉलेज की स्थापना की और पूरे 19 अक्टूबर 1974 को ये विद्यालय राजकीय है और अक्टूबर 2024 को 50 साल पूरे हो रहे हैं। ये स्वर्ण जयंती का समारोह और भूतपूर्व छात्रों का आपस में मिलन का ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन कल से प्रारंभ हो गया था। 15 और 16 अक्टूबर को निर्धारित किया गया था। साथ ही हमारे इस विद्यालय को राजकीय इंटर कॉलेज बुंगीधार को 15 अक्टूबर को राजकीयकरण होने के 50 साल पूरे हुए। इसके उपलक्ष्य में हमारे पूर्व छात्रों ने और हमारे पूर्व गुरुजी आदरणीय अध्यक्ष जी देव प्रसाद ढंडाल जी के मन में एक विचार आया था कि इसको एक भव्य रूप में मनाया जाए, जिसे उनके छात्रों ने एक मूर्त रूप दिया और आज वो कार्यक्रम आप सबके सामने भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी भी। आज ये विद्यालय की स्वर्ण जयंती हम लोग मना रहे हैं। 50 साल की एक गौरव गाथा का यहाँ पे व्याख्यान किया जा रहा है। इन 50 सालों में जो विद्यालय की उपलब्धियां रही है वो आपके सम्मुख रही है, आपके सम्मुख होंगी। और क्योंकि मैं भी इस विद्यालय का पूर्व छात्र रहा 1998-99 में, उस समय पूरे चौथान क्षेत्र में यही एकमात्र राजकीय विद्यालय था और बहुत दूर से हम लोग मौसू से यहाँ पे आते थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे अध्यापन किया और हमें खुशी है कि आज हम इस विद्यालय की स्वर्ण जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर हमारा जो कैबिनेट मिनिस्टर छन बड़ा धन सिंह रावत जी के उनमें कार्यक्रम का वास्ता मेरो कार्यक्रम लगाए पूरा टीम का तगड़ा और पूरी चौथान पट्टी की थैली से ब्लॉक से लेकर बुंगीधार तक जब कभी लोग ये कार्यक्रम में आशा सब को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दूँ कि आप लोगों ने अपने कार्यक्रम का वास्ता नियुक्ति। बाकी स्कूल में आज स्वर्ण जयंती समारोह छोड़ ख्याल में स्वर्ण जयंती समारोह का अवसर पर एक अलग ही उमंग और उत्साह यखा का बच्चों में मन दी कि देखो जो जनप्रतिनिधि है वो लोग आते हैं उनकी अपनी अलग छवि होती है, एक लोक कलाकार की अलग छवि होती है। तो लोग हमारा एक ऐसा होता है जो अपनी तरफ हर किसी को आकर्षित करते हैं। तो हमारे लोक में स्वाभाविक सी बात है कि हमारे लोक में इतना सारी चीजें हैं कि बच्चे अपने आप में उसकी तरफ कनेक्ट हो जाते हैं। और उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 23 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही बीजेपी और कांग्रेस में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, तो वहीं दोनों दलों में टिकट के दावेदार आधा दर्जन से ज्यादा हैं। केदारनाथ उपचुनाव सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए हरक सिंह रावत ने चुनाव लड़ने पर असहमति जाहिर करते हुए बात की है। उन्होंने कहा कि अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी से उनकी कड़ी टक्कर होगी और साथ ही साथ उनकी टक्कर कांग्रेस के नेताओं के साथ भी रहेगी। मैं सीनियर रिपोर्टर हो जाऊं, फिर डिप्टी एडिटर हो जाऊं, फिर एडिटर हो जाऊं, चाहेगा नहीं चाहेगा। मैंने एक दिन किसान भवन में हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, मैंने एक सब इंस्पेक्टर से कहा भाई तो क्या भर्ती कैसे हुआ कि सिपाही हुआ। अब उस सिपाही से मैंने कहा भैया मैंने हरीश रावत चीफ मिनिस्टर थे, मैंने कहा तो सिपाही भर्ती हुआ तो सब इंस्पेक्टर हो गया और मैं तो मंत्री भर्ती हुआ राजनीति हो गया, वही कभी हूं। तो इसलिए मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं। हाँ किसी को लड़ाएंगे, पार्टी जिसको लड़ाएगी उसके लिए। और मैं एक चीज बता दूं मैं आपको, कोई और लड़ेगा चुनाव तो उसके लिए पूरी कांग्रेस लगेगी, मैं लड़ूंगा तो मैं भाजपा से तो लड़ूंगा। और पूरे देश में महर्षि वाल्मीकि का जन्म महोत्सव मनाया गया। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भगवान वाल्मीकि जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। वहीं प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि भगवान वाल्मीकि से प्रार्थना कर उन्होंने प्रदेश और देश की जनता की खुशहाली की, समृद्धि की कामना की है। तो प्रदेश महामंत्री का यह बयान सामने आया, जहां महर्षि वाल्मीकि का जन्मोत्सव पूरे ही धूमधाम के साथ मनाया गया है, माल्यार्पण किया गया है। वाल्मीकि की जयंती पर जो है तमाम जो नेतागण है वो माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ नमन होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहां पर इस पर प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का भी बयान सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण किया और इसी के साथ साथ जो है इस बीच प्रदेश महामंत्री का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महर्षि वाल्मीकि का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, माल्यार्पण किया जा रहा है। देखिए, भगवान वाल्मीकि जी की आज जयंती कांग्रेस मुख्यालय में बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई है। तो हमने भगवान से प्रार्थना कर ली है कि पूरे समाज के उत्थान के लिए प्रदेश में, पूरे देश में सुख शांति बनी रहे। तो हमने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करे और मैं पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी की जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और 21 अक्टूबर को कांग्रेस कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेगी, जिसको लेकर नैनीताल जिले में ब्लॉक स्तर पर बैठक की गई और कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। हल्द्वानी में कमिश्नर घेराव को लेकर कांग्रेस के नैनीताल जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल और हल्द्वानी महानगर अध्यक्ष गोविंद बिस्ट ने कहा कि 21 अक्टूबर को नैनीताल में कांग्रेस हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय जनता के साथ मिलकर कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेगी, जिससे उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके।
देखिए, आपने देखा होगा कि अभी 21 तारीख को हमारा एक जनाक्रोश रैली हमारी माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में नैनीताल में होने जा रही है। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि हम लोगों ने उधम सिंह नगर में भी चंद मुद्दों को लेकर के जिलाधिकारी कैंप का लेकर हमने जिसे कहते हैं घेराव किया था। उसके बाद हम लोगों ने नैनीताल जिले की जो हमारी जिलाधिकारी कार्यालय है, हम लोगों ने हल्द्वानी में उसमें हजार संख्या में उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसमें अपने जन मुद्दों को लेकर घेराव किया था। और इन्हीं सब जन मुद्दों को लेकर के अब हम लोग कमिश्नरी का घेराव करने जा रहे हैं 21 तारीख को। 21 तारीख को हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कमिश्नरी घेराव होगा। सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं और विफलता जिसे कहते हैं, उसके विरोध में कमिश्नरी का घेराव है। और हमारा समस्त शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। और सम्मानित हरीश रावत जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, और खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उनके नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सचिवालय में मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। इसके जरिए उन्होंने अशासकीय कॉलेजों में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया। सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अशासकीय महाविद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसको लेकर 16 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य के प्रमुख शिक्षण संस्थान डीएवी, डीबीएस और एमकेपी समेत सभी अशासकीय महाविद्यालयों में 2019 से नियुक्तियों पर पाबंदी है। सरकार की ओर से समय पर अनुदान जारी करने में देरी के कारण कभी कभी शिक्षकों और कर्मचारियों को 4-4 महीनों तक वेतन नहीं मिलता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन इसलिए सौंपा गया है क्योंकि लगातार जो है उनके कई सारी मांगे हैं जिसको पूरा नहीं किया गया है, जिसके लिए अब घेराव की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां कॉलेजों में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा जो है वो लगातार उठ रहा है। कांग्रेस प्रतिनिधि से मुलाकात की गई है। प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने के बाद जो है मुद्दा उठाया गया है, जहां कॉलेज में कर्मचारियों की कमी है, उसको कमी को पूरा करने के लिए मांग की गई है, जिसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है मुख्य सचिव को। और वही हल्द्वानी में 7वें व्यापार मंडल के रूप में अस्तित्व में आने वाले सशक्त व्यापार मंडल ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित करते हुए पूरे प्रदेश भर में व्यापारियों के हितों के लिए अपने एजेंडे को भी प्रस्तुत किया। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश महामंत्री भवन भट्ट ने बताया है कि जिस तरह से व्यापार मंडल सिर्फ चाटुकारिता और अधिकारियों की गणेश परिक्रमा में लगे रहते हैं, उनसे जो है व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। व्यापारियों के हितों के लिए उन्हें सशक्त व्यापार उद्योग व्यापार मंडल की स्थापना करने का निर्णय लेना पड़ा। प्रदेश के दोनों मंडलों में कार्यकारी सदस्यों को जिम्मेदारी देने के बाद अब प्रदेश भर में व्यापारियों को जोड़ा जाएगा। वहीं बाजारों में भीख मांगने वाले लोगों के लिए आश्रय केंद्र बनाए जाएंगे और उनके लिए रहने खाने पीने की भी व्यवस्था की जाएगी। व्यापार मंडल का उद्देश्य हमारा केवल एक आज प्रेस करके या आज बना करके इसको आज नहीं करना, हमें केवल पूरे प्रदेश में हमको उसको लेके जाना है। और जो बताया था ना, हमारी योजनाएं जो हैं व्यापारी हितों के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कार्यक्रम करना और होना में बड़ा अंतर है। धरातल पर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हमारा व्यापार मंडल क्या कोई भी व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा उद्देश्य है आज सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल का ये पहला कदम है और आज हमारे प्रदेश की टीम की घोषणा हुई है और हमारा संकल्प है कि दूर दराज के क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों के लिए हमने काम करना और उनके लिए संकल्पबद्ध रहना, ये सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल का काम है। और दूसरी बात, हम सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल के सारे लोग और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंबार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है और भ्रष्टाचारियों को सरकार का समर्थन है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के नाम पर केवल 5 से 10 हजार रुपए लेने वाले छोटे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जबकि बड़े अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता थी वो यूपीसीएल के जो एमडी है अनिल कुमार यादव, ये उनके ऊपर थी। उनके ऊपर का मतलब है कि उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार पूर्व में किया गया है, जब मुख्य अभियंता पिटकुल रहे थे तब उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया था और जांच कमेटी के द्वारा सिद्ध किया गया था कि ये भ्रष्टाचार हुआ है और ये भ्रष्टाचार अपने स्तर पर भी
और अपने बेटे के नाम फर्म बनाकर या अपने बेटे के अकाउंट में दूसरे फर्मों से पैसा डलवाकर या तमाम प्रकार के जो आरोप उन पर लगे थे वो आरोप सिद्ध हुए थे। और उन आरोपों की पुष्टि होने के बाद जब जांच समिति ने ये लिख दिया था कि विभाग विजिलेंस से इनकी जांच करवाएं या उच्च स्तरीय कमेटी गठित करें, परंतु विभाग ने ना तो उन पर जांच करवाई। और चंपावत के मूल निवासी नवीन उप्रेती 50 सालों से भारतीय मूल संगीत क्षेत्र में लोगों को लगातार प्रेरणा देते आ रहे हैं। नवीन उप्रेती की तरफ से शास्त्रीय और सुगम संगीत को जन जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से और कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर लोगों से शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत से जोड़ने का अथक प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय मूल शास्त्रीय संगीत की स्थापना वैदिक काल में 4000 साल पहले हुई थी और आज इस नए दौर में भारतीय संगीत में कई बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें शास्त्रीय सुगम संगीत की ओर नई युवा पीढ़ी का ध्यान और रुचि कम होती जा रही है। भारतीय संगीत को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना ही एकमात्र लक्ष्य है। संगीत क्षेत्र में हमारे देश के महान विभूति संगीतकारों की तरफ से जो है अपना विशेष योगदान दिया गया। और मेरा बचपन से ही संगीत में रुचि रही है। संगीत ही मेरा मूल ध्येय है और संगीत को जन जन तक, ये शास्त्रीय संगीत के साथ साथ सुगम संगीत जो भी हमारे भारतीय मूल जो संगीत है उसको मैं प्रति व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहता हूं। और हमारा शास्त्रीय संगीत जो है घर घर तक उसको थोड़ा सा सुगम बना कर, थोड़ा सा उसको रोचक रंजक टाइप का बना करके उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। हमारा शास्त्रीय संगीत या जो भारतीय मूल संगीत है वो बहुत ही प्राचीन है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि जयंती पर जारी अपने संदेश में कहा कि महर्षि वाल्मीकि के जीवन और उनकी रचनाओं से हमें सत्य, प्रेम और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। महर्षि वाल्मीकि जमीन की सतह से धर्म की पराकाष्ठा प्राप्त करने वाले महात्मा थे, जिन्होंने आदिकाल रामायण जैसे कलाजयी ग्रंथ की रचना कर एक आदर्श समाज का चित्रण प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने सामाजिक सद्भाव और समानता का संदेश दिया। उनके विचार और आदर्श हमें समतामलुक समाज की स्थापना की प्रेरणा देते हैं। और चमोली के विकासखंड पोखरी के राजकीय इंटर कॉलेज थाला बैंड में जो है ये 2 दिवसीय खंड स्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिता का समापन हो गया है और इस प्रतियोगिता में विकासखंड पोखरी के सभी विद्यालयों के छात्रों की तरफ से बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया गया है। वहीं इसमें नाटक, समूह गान, समूह नृत्य, वाद विवाद, श्लोकोच्चारण और आशु भाषण कार्यक्रम में छात्राओं ने अपने हुनर को प्रदर्शित किया। वही खास बात यह है कि प्राचीन काल से चली आ रही संस्कृत भाषा में सभी ने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सरकार का, विद्यालयों का, अध्यापकों का बहुत ही सराहनीय प्रयास है और उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के द्वारा संस्कृत के लेखन के लिए, संस्कृत के पठन के लिए, संस्कृत के सरलीकरण के लिए और संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए उत्तराखंड के 95 विकास खंडों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संस्कृत प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस विकास खंड में भी हमारे विकास खंड के जितने भी विद्यालय हैं, लगभग 20 विद्यालयों ने इसमें भाग लिया है बढ़-चढ़ के। और पूरी जो वरिष्ठ वर्ग में 6 प्रतियोगिताएं और कनिष्ठ वर्ग में जो 6 प्रतियोगिताएं हैं। ये खंड स्तरीय ये संस्कृत महोत्सव का आज दूसरा दिन समापन का दिन है और संस्कृत भाषा को बचाने के लिए यहाँ पे खंड स्तरीय सभी विद्यालय अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और बच्चे बहुत अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं। बहुत अच्छा अपना संस्कृत में, पूरा संस्कृत में नाटक चल रहा है, भाषण चल रहे हैं और अन्य कार्य भी यहाँ पे संस्कृत में चल रहे हैं, जो कि बहुत सराहनीय है। आज जिस हिसाब से देखा जाए हमारी ये द्वितीय
और कांग्रेस की निकाली गई प्रतिष्ठा यात्रा पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बीते दिनों जब ये यात्रा निकाली गई थी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यह दावा किया था कि ये यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। लेकिन कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने उपचुनाव की तैयारियों के संबंध में बताते हुए ये साफ कर दिया है कि ये यात्रा कहीं न कहीं राजनीतिक उद्देश्य के लिए निकाली गई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस यात्रा में शामिल हुए लोगों से ये अंदाजा लगा लिया था कि जनता उनके को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि हम शुरू से ही ये बात कह रहे हैं राजनीतिक लेने के लिए निकाली जा रही है। बहुत लंबे समय से हमें इस घड़ी का इंतजार था। केदारनाथ उपचुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है और हमारी तैयारी तो आज नहीं कई महीनों से चल रही है। आपने देखा कि किस तरह की वृहद प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा केदारनाथ के संबंध में माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निकाली गई और अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद हमें स्थानीय जनता का उसमें प्राप्त हुआ। हमने वहां का माहौल देखा, माहौल कांग्रेस के अनुकूल था और अभी भी है। और अब जो ऑब्जर्वर हमारे पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, बहुत ही अनुभवी चेहरे हैं, ऊर्जावान और युवा चेहरे हैं। हमने शुरू से ही कहा था कि कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए है और राजनीतिक लाभ भी उनको नहीं मिल पाया। पूरी तरह से उनकी यात्रा फ्लॉप रही थी। आपस में कितनी उनकी जो है उस यात्रा के दौरान मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, गुटबाजी हुई, कितने वीडियो उनके जो है स्विमिंग पूल में ऐशो आराम करते हुए वायरल हुए, ये सब उत्तराखंड की जनता ने देखा। और हमारी उस बात पर अब कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने स्वयं मोहर लगा दी है। और प्रदेश के उपनल कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार को झटका लगा है। राज्य के 25,000 कर्मचारियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी खारिज कर दी है। आपको बता दें कि 2018 में हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाने का आदेश दिया था, जिसमें राज्य सरकार से कहा गया था कि कर्मचारियों के लिए जब तक नियमावली नहीं बनती है, समान कार्य के लिए समान मानदेय दिया जाए। और प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। और इसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि बीजेपी न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है। न्यायालय का जो भी फैसला होता है उसको हर कोई सम्मान करता है और सम्मान करना भी चाहिए और हम भी इसका स्वागत करते हैं। और आगे सरकार निश्चित रूप से, क्योंकि बेरोजगारों के हितों के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जिस प्रकार से उन्होंने अपने इस 3 वर्ष के कार्यकाल में रिकॉर्ड रोजगार देने का, सरकारी रोजगार देने का काम किया है, निश्चित रूप से जो बेरोजगार हमारे भाई हैं, जो उपनल से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, निश्चित रूप से उनके हित के लिए हमारी सरकार काम करती है। और नगर निगम में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, गार्बेज पॉइंट निस्तारण के संबंध में जिलाधिकारी प्रशासक नगर निगम सवीन बंसल ने नगर निगम परिसर में समीक्षा बैठक की है, जहां इस दौरान नगर आयुक्त गौरव कुमार सहित नगर निगम के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं इस दौरान तमाम क्षेत्रों में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए नाराजगी जाहिर की। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कहा कि स्ट्रीट लाइट और गार्बेज पॉइंट निस्तारण के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साथ बताया कि पूरे शहर में जहां जहां स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं उनको तत्काल ठीक कराने को कहा गया है, ताकि आम जनता को कोई असुविधा न हो। हाल ही में जब हमने अपनी फील्ड टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की थी वार्ड वाइज निर्धारण करते हुए कि जितनी भी हमारी डिफेक्टिव लाइट्स का बैकलॉग है वो जल्द से जल्द ठीक किया जाए, तो कुछ जो फीडबैक प्रकाश में आया था कि हमारे पास जो स्टॉक्स हैं लाइट्स का वो हो सकता है कि कम पड़ेगा, आगे वो सफिशिएंट नहीं रहेगा जितनी फील्ड टीम्स की रिक्वायरमेंट उजागर हो रही है। तो उसके चलते जब हमारी यहाँ पर प्री रिव्यू मीटिंग हुई थी तो उसमें
और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों तक तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के तल्ला सल्ट क्षेत्र ग्राम बोट सहित आसपास के क्षेत्रों में तेंदुए बाघ आतंक बना हुआ है। क्षेत्र के वन पंचायत सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों ने तेंदुए के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन क्षेत्राधिकारी मोहाना को ज्ञापन सौंपा है। तो ग्रामीणों का कहना है कि बीते दिनों तेंदुए कई मवेशियों पर हमला कर चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि मवेशियों को चारा लकड़ी मुश्किल हो चुका है। वही वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा सरन ने कहा कि बोर्ड तल्ला सरपंच और स्थानीय ने तेंदुए की समस्या से निजात दिलाने के लिए ज्ञापन दिया है। ये बोर्ड तल्ला के जो सरपंच हैं और वहाँ के ग्रामीण थे, उन्होंने तेंदुए की समस्या है वहाँ पे वो काफ़ी दिखने में आ रहा है, तो उसके लिए उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। इसके संबंध में हमने बीट अधिकारी और विभाग अधिकारी को निर्देशित किया गया है। तो टीम बना के क्षेत्र में लगातार निगरानी और गश्त करते रहेंगे। लगभग 1 साल से बाघ का बहुत आतंक मचा हुआ है और कई बार ग्रामीणों पर भी हमला हो चुका है। कई जानवरों को उसने अपना शिकार बना दिया है। लोगों को घास काटने जाना पड़ता है जंगलों में, तो अब अकेले घास काटने में भी डर हो रही है। जो जिनके पास बकरियां हैं वो बकरियां नहीं चरा पा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।